नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, हम विविधता में एकता या एक में अनेक सामाजिक विज्ञान का अध्याय 8 पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे आगे। हमें पढ़ना था आज महाकाव्य का विस्तार। ठीक है, तो साहित्य विविधता में एकता का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि जो साहित्य लेखन होता है, ये क्या है? एक उदाहरण है किसका? विविधता में एकता। विविधता का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि विविधता मतलब बहुत सारी चीजें, उसमें सब में क्या है? एकता होना। जैसे कि अलग अलग धर्मों के लोग रहना, है ना। हमारे यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग खान पीन है हर जगह का, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर क्या है? एकता है लोगों के अंदर। भारतीय साहित्य बहुत विविध है। जो हमारे भारतीय साहित्य है वो भी क्या है? अलग है, बहुत ज्यादा, बहुत विविधताएं हैं उसमें। जैसे कि हम हिंदी का ही देख लेते हैं। हिंदी का जो अगर हम इसका हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, उसमें आधुनिक काल, रीति काल, भक्ति काल, ये सब होते हैं। और विश्व के सबसे धनी साहित्यों में से एक है। भाषा, लेखन शैली की तकनीक आदि में अंतर होने के बावजूद सदियों से भारतीय साहित्य ने विश्व के महत्वपूर्ण विषयों एवं चिंताओं को साझा किया है। उदाहरण के लिए क्या, पंचतंत्र के बारे में किसने नहीं सुना है? सुनते हैं ना हम। पहले पंचतंत्र की कहानियां हमारी दादी नानी हमें सुनाती थी, है ना। मुख्य पात्रों के रूप में पशुओं के माध्यम से मनोरंजक कथाओं का यह संग्रह हमें महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाता है। यानी कि हमें जीवन जीने की कला, ये सब हमें इन कहानियों के माध्यम से पता चलती है, हम उन चीजों से सीखते हैं। इसका मूल संस्कृत पाठ लगभग 2200 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है? 2200, 2200 ईयर्स। परंतु इसका रूपांतरण, यानी कि जो नया रूपांतरण हुआ, लगभग हर भारतीय भाषा में किया जा चुका है। हम ये नहीं कह सकते अब कि ये सिर्फ मूल संस्कृत में ही है, ये अब हर भाषा में किया जा चुका है। वास्तव में यह भारत से बाहर दक्षिण पूर्वी एशिया, अरब देशों और यूरोप में भी पढ़ा जाता है। ऐसा अनुमान है कि पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक रूपांतरण उपलब्ध हैं। यानी कि जो पंचतंत्र है उसमें कितनी, 50 से ज्यादा भाषाओं में 200 से अधिक रूपांतरण, यानी कि 200 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके के वो उपलब्ध हैं। इस क्रम में इसने कथाओं के नए संग्रह को प्रेरित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि एक कहानियों का संग्रह किस प्रकार अनेक में परिवर्तित हो गया। यानी कि एक कहानी थी, है ना, और वो जैसे देखो ये यहाँ पे एग्जाम्पल ये ले लो, पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में, ठीक है, और 200 रूपांतरण कर दिए उसके, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगाली, ये सारी भाषाओं में अलग अलग। यह प्रदर्शित करती है कहानियों का संग्रह किस प्रकार अनेकता में परिवर्तित हो गया। यद्यपि भारत के सबसे प्रभावशाली दो महाकाव्य रामायण एवं महाभारत हैं। कौन कौन से प्रभावशाली जो इसके वो हैं महाकाव्य? सबसे रामायण एवं महाभारत। महाकाव्य क्या होते हैं यहाँ देखेंगे एक बार। सामान्यतः एक लंबी कविता जो अतीत के महान नायकों एवं योद्धाओं की कथाओं का व्याख्यान करती है। ठीक है, अपने मूल संस्करण में लगभग 7000 पृष्ठों में समाहित ये दोनों संस्कृत के महाकाव्य, यानी कि जो ये महाकाव्य लिखे गए थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में। जिसमें जो नायक होता है वो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध करते हैं। देखो जैसे महाभारत में किसने? पांडवों ने किया था। रामायण में श्री राम ने किया था रावण के खिलाफ। महाभारत में पांडव और श्री कृष्ण ने किसके खिलाफ किया था? पुनर्स्थापना करी थी जब धर्म की, कौरवों के खिलाफ। महाभारत में पांडव श्री कृष्ण की सहायता से अपने चचेरे भाइयों, किसके थे चचेरे भाई? पांडवों के। ठीक है, कौरवों से अपने राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हैं। रामायण में भी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान की सहायता से, देखो यहाँ महाभारत में तो पांडवों ने किसकी सहायता ली? श्री कृष्ण की। और यहाँ पर श्री राम ने किसकी सहायता ली? हनुमान और एवं लक्ष्मण की। अब यानी कि जो लक्ष्मण था उनके भाई थे और हनुमान उनका भक्त, की सहायता से उस राक्षस रावण को पराजित करते हैं जिसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था। इन कथाओं में कई छोटी कथाएं, उपकथाएं भी हैं जो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हैं और लगातार प्रश्न पूछती हैं कि क्या सत्य
क्या सत्य है और क्या असत्य है। ठीक है। रामायण के प्रमुख प्रसंगों को प्रदर्शित करता हुआ चित्र, ये देखो यहाँ पे रावण लेके जा रहा है, ये सीता हरण की पिक्चर दे रखी है यहाँ पे हमें, ये जटायु जो इन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। पृष्ठ 134 पर चित्र 8.6 में दर्शाए गए प्रसंग की पहचान कीजिए। ये कौन सा प्रसंग है? जब सीता का हरण किया था, श्री राम की जो धर्म पत्नी थी सीता मैया, उनका अपहरण किया गया था तब की है। ठीक है। दो सहस्त्राब्दियों से अधिक समय से इन दो महाकाव्यों का भारत एवं भारत से बाहर अनुवाद व रूपांतरण किया जाता रहा है। यानी कि दो सहस्त्राब्दियों से क्या किया जा रहा है, इन जो ये महाकाव्य है इनका हमारे सिर्फ भारत या इंडिया में ही नहीं, भारत से बाहर भी इनका रूपांतरण किया जा रहा है। इसके साथ ही इनके अनगिनत लोक संस्करण भी हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक विद्वान ने, लोक संस्करण मतलब लोग क्या करते हैं, अपनी ही जो संस्कृति होती है उसी में इसका क्या कर लेते हैं, नया संस्करण बना देते हैं, है ना। जैसे अलग अलग कहानियों के हिसाब से, जैसे राजस्थान में अलग तरीके से दिखाना है इन चीजों को। तमिलनाडु में किए गए अपने सर्वेक्षण में लोक कथाओं के रूप में महाभारत के 100 से अधिक स्वरूपों को पाया। अब आप अनुमान लगाइए कि पूरे भारत में इन लोक कथाओं की कितनी संख्या होगी। जैसे यूपी में बढ़ता है आला उदल, है ना, इस तरीके के अलग अलग हमारे लोक संस्करण भी हुए इसके। वास्तव में बहुत से समुदायों में रामायण एवं महाभारत के अन्य अपने अलग संस्करण भी हैं। उन्होंने इन महाकाव्यों के साथ अपने इतिहास को जोड़ने वाली किंवदंतियों को भी संरक्षित रखा है। किंवदंती मतलब क्या होता है कि जो उन्होंने अपने हिसाब से कर रखी, अपनी संस्कृति, अपनी लोक कथा के हिसाब से उन्होंने उन चीजों को का संस्करण किया हुआ है। भील, गोंड, मुंडा जैसे भारत के कई अन्य जनजाति समुदायों के संदर्भ में ये विशेष रूप से सत्य है। भारत के पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र, जिसमें कश्मीर भी सम्मिलित है, की अधिकांश जनजातियों के पास इन दोनों अथवा किसी एक की अपनी लोक कथा भी उपलब्ध है। ठीक है। ये जनजातीय रूपांतरण मौखिक रूप से प्रसारित हुए, यानी कि लिखित रूप में नहीं हुए थे, अभी मौखिक रूप में हुए थे सिर्फ। इनके साथ ही ये किंवदंतियां भी प्रसारित हुई कि किस प्रकार रामायण और महाभारत से जुड़े हुए पात्र सभी या कोई एक सामान्य थे, जैसे कि पांडव ले लिया, या उनकी पत्नी द्रौपदी, कभी दुर्योधन, या उनके चचेरे भाई को ले लिया, है ना, या फिर धृष्टद्युम्न को ले लिया, उनकी जनजातियों से संबंधित क्षेत्र में आए। मानव विज्ञानी के एस सिंह द्वारा निर्देशित भारत के लोक परियोजना, जिसका हमने पृष्ठ 126 पर उल्लेख किया था, में वे भाग महाभारत के विषय में विचार व्यक्त हुए कहते हैं कि लोक कथाओं के अनुसार इस देश में शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहां महानायक पांडव ना गए हों, क्योंकि उन्हें वो मिला था ना 13 वर्ष का अज्ञातवास मिला था जब वो छोटे थे। जब भी उन्हें वनवास मिला था तो वो अलग अलग जगहों पे घूमते रहे थे। और यही बात रामायण के संदर्भ में भी कही जा सकती है। सदियों से किसी अन्य साहित्य की अपेक्षा इन दो महाकाव्यों ने भारत और एशिया के विभिन्न भागों के मध्य एक सांस्कृतिक सूत्र के गहन तंत्र को विकसित किया। यह विविधता में एकता का एक अन्य उदाहरण है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमें चित्र 8.7 पंच पांडव, कौन से पंच पांडव? तमिलनाडु के नीलगिरी के जंगलों में 5 पांडवों को दर्शाता नक्काशीदार पत्थर इरुला जनजाति द्वारा मंदिर में इस पत्थर को सुरक्षित रखा गया है, जो इस बात का स्मरण कराता है कि पांडव इस क्षेत्र से गुजरे थे। ये देखो, ये 1 2 3 4 और 5, ये क्या है, हमारे 5 पांडवों की पिक्चर है। और ये कहाँ पर है? नीलगिरी, तमिलनाडु के नीलगिरी के जंगलों में, यानी कि यहाँ से भी गए थे भाई। 13 वर्ष इन्होंने जब 12 वर्ष का वनवास था इनका और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, तो इस समय क्या करेंगे, अलग अलग जगहों पे जाके ऋषि मुनियों से मिले, अध्यात्म किया इन्होंने, यानी कि जो युद्ध लड़ा था उसकी तैयारी करी थी एक तरह से इन्होंने। ठीक है। इस अध्याय की विषय वस्तु को और अधिक समझने के लिए हम अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं और भारतीय संस्कृति के और अधिक पहलुओं की ओर ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय शास्त्रीय कलाओं, जिसमें शास्त्रीय वास्तुकला सम्मिलित है, में विविधता और एकता को सरलता से देखा जा सकता है। आप इन क्षेत्रों का अध्ययन कला पाठ्यचर्या के दौरान करेंगे।
अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति विविधता को संपन्नता के रूप में प्रचारित करती है, कि जो ये विविधताएं हैं हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, लेकिन हम इसमें भी क्या है, संपन्न है। इसमें भी क्या झलकती है, संपन्नता का रूप, किंतु साथ ही विविधता को पोषित करने वाली अंतर्निहित एकता को भी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती है, कि हमारे देश में फिर भी सब एकता से, एक जगह, एक सूत्र में पिरोए हुए रहते हैं। सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सब एक दूसरे के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका सम्मान करते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। ठीक है। सो बच्चों, ये पार्ट हमारा आज हुआ कंप्लीट। कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।